हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपकी जो है मैंने एसएससी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें जीके जीएस के जो है अब तक 10 साल में जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आज जो आपका सीरीज जो पार्ट 3 जो है इस क्लास का होने वाला है, तो आप जो है इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। जो कि एसएससी में जो है क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इन्हीं में से जो है बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे पुराना लौह युग है, ठीक है, वो कब से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? चित्रित घूसर मृदा खंडों के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। और ये एसएससी 2008 में जो है आपका पूछा गया है। इसमें देखते हैं लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेखों की जो पुष्टि है पुरातत्व प्रमाणों से भी हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है अंतरजीखड़ा, इसमें जो बहुत सारी जगहों के नाम दिए गए, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, ये जो है लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग जो है एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे जो है चित्रित घूसर, ये क्या मृद भांड जो है वो कहा जाता था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो मगध में जो किसका विशाल भंडार था? लोह का। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में जो है लोहे का जो है क्या था? विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा जो है शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था। तो बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। तथा इसने चंड प्रेत अर्थात अवंतिका शासक की जो सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की जो हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी, लेकिन मगध के जो उत्थान के लिए बिंबिसार ही जो है उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, जो क्वेश्चन पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसने जो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था? मगध ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मगध राज्य ने जो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, मगध राज्य में पाए जाने वाले जो जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग जो है मगध सेना में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मगध जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो जो है प्राचीन काल में जो सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग थी? तो कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोस को माना जाता है, तो हेरोडोट्स जो है इसे क्या माना जाता है? इतिहास का जनक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर को कहते हैं सिकंदर। तो अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो यूनानी स्रोत के अनुसार जो है पौरव राज्य पोरस के साथ जो है सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? वो हाइडेस्पीस जो है युद्ध जो के नदी के किनारे हुआ था। तो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की जो थी हार हुई थी, परंतु सिकंदर ने जो है पोरस को की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। ठीक है, उससे मित्रता कर ली और झेलम नदी को ही जो है यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हाइडेपीस जो है कहा जाता है। तो इस विकल्प में जो है ए और बी जो है दोनों ही आंसर ठीक थे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई झेलम नदी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर जो है मुकाबला किया? तो किसने मुकाबला किया था? पोरस ने।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? मूसा संहिता। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल जो है सिनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध का और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटक किसका, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो त्रिपिटक है वो क्या है? बौद्धों का, और जो जैन है, जैन अवेस्ता जो किसका है? पारसियों का जो है पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मूसा संहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को जो हम उसके काल के अनुसार हमें लगाना है, ठीक है। तो दिए गए मगध के राजवंशों का काल, जो काल है इस, तो उसमें जो हमें क्रम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? हर्यक वंश आता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश, उसके बाद है मौर्य वंश, ठीक है। तो इनका जो क्रम है, तो इस क्रम से जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हर्यक वंश आ जाएगा, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश और लास्ट में है मौर्य वंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य लिखा था, ठीक है। तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। महाभाष्य के रचनाकार जो है पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए जो है देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सक की जो हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो प्राचीन काल के कौन है उनकी पहचान करनी है। तो चरक, सुश्रुत और जो बाणभट्ट को जो है चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सीय त्रय के नाम से किन्हें जाना जाता है? चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट को, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धांतक थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है मौर्य काल से संबंधित कुछ वन लाइनर्स आ जाते हैं। तो मौर्य काल में का जो पैदा हुआ था, मतलब उसकी जो टाइमिंग है वो क्या है? 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त जो है किस वंश का शासक था? मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त के प्रबल अनुयायी थे, तो कौन थे चंद्रगुप्त के प्रबल अनुयायी? जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। महान अशोक किस वंश के थे? ये भी मौर्य वंश के थे। अशोक किस राजवंश के राजा हुए थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। और चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला ये कहाँ पाई गई थी? बिहार में। सांची में स्थित जो है बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? सांची में जो बौद्ध स्मारक है तो किसने कराया था? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक और कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कलिंग, धौली, बाबू, जोगड़ में से अशोक के किस अभिलेख में जो है बौद्ध ग्रंथों का अभिलेख मिला है? तो किस में मिला है? बाबू में मिला है। सम्राट अशोक के समकालीन जो है श्रीलंका के शासक कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? तिस, ठीक है। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार होता था? खान का। नेक्स्ट है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सम्राट अशोक। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो किस विषय पर है? राजनीति के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? तो किसने विजय त्याग दी थी? सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो किसे करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए जो शेर है, जिन्हें हम अपने नोटों पर भी देखते हैं, तो वास्तविक में किस पदार्थ पर नक्शायित है? तो वो किस पे है? पत्थर के बने हुए हैं। आगे देखते हैं,
मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो किसने करा था? सम्राट अशोक ने। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सही बता दिया मौर्य वंश से संबंधित। आगे देखते हैं, जो 2006 से 15 और 17 से 18 के बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय है तो वो किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। 305 ईसा पूर्व में जो है यूनानी शासक कौन था? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो है युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में जो है एशिया, जो इनमें से कुछ एरिया जो है उन्होंने जो है अपने क्षेत्र को दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ स्थित है? मैसूर में चले गए और यही जो है इसने कालावशेष द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? संलेखना कहा जाता है। तो शरीर जो त्याग दिया इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संलेखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिंदुसार जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को आमित्र घात भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बिंदुसार को? आमित्र घात। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेष्ट के नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अब बताना है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। तो अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट भी हुए थे और ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो कहाँ पर अशांति थी? तक्षशिला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार एवं उसके पुत्र कौन थे? बिंदुसार के शासन काल में जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसने जो है अशोक को कुमार मात्य बनाकर जो है वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की जो प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जो है जीत लिया था। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के अधीन जो है मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक और प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो किस किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अब कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में जो है भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया था। कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को जो है अपना लिया था। तो भेरी घोष की नीति को परिवर्तन कर कौन सी नीति को अपनाया था? धम्म घोष की नीति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी था? तो किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो राजा अशोक। ठीक है, तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से उसे देवनाम प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया था। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में जो है इसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में जो है अशोक वर्धन कहा गया है। तो ठीक है, तो प्रियदर्शी किसे कहा गया है? सम्राट अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? ये बताया था सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो किसकी मिलती है? अशोक के इतिहास में जो है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि उसमें जो है अभिलेखों का विभाजन जो है 3 वर्गों में क्या था। एक तो शिलालेख अभी था, एक स्तंभ लेख था, एक गुहा लेख था। ठीक है, अभी विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं।
इनमें जो है अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति और जीवन वृत्तांत की। तो अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख जो प्राकृत भाषा और जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो है जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि है वो कौन सी ब्राह्मी न होकर कौन सी लिपि है, खरोष्टी लिपि है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किन 2 की लिपि अलग है तो वो कौन है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया था? तो किसने दिया था, रोक एडविट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस 13वें जो शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं? यह घटना जो है अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने जो है कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो अभी कई बार बता दिया है आपको, 261 BC में। नेक्स्ट देखते हैं अशोक पर जो है कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई दिया था, शिलाओं पर। ठीक है, उत्तरी 13वें राज्य देश में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? तो किसमें किया है, शिला राजदेश 8 में। ठीक है, 8 में। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में कौन सा यूनानी आया था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य युगीन समाज का एवं प्रशासन के विषय में जो है लिखा है। तो कौन आया था, मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, क्या नाम था, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस के राजदूत कौन बताए थे, मेगास्थनीज। आगे अभी बताया था कि इंडिका किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी, ये भी मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो जो अशोक ने जो है किस बौद्ध धर्म, किस साधु से प्रसन्न हुए थे, वो उपगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 14वें वर्ष, ठीक है, 4थे वर्ष जो है निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, और दिव्यवदान अशोक को बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध जो गुरु है चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो किससे थे वो, तक्षशिला से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्य समाज के दौरान जो है शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो काफी प्रसिद्ध था, तो क्या नाम था, तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था, जहां पर विश्व भर के लोग जो पढ़ाने आते थे। और यह जो वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी जो है, ठीक है, उससे कुछ ही दूर जो है पश्चिम में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था और चाणक्य यहाँ के जो है प्रसिद्ध आचार्य भी थे। तो तक्षशिला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से जो है अंतिम नंदवंशीय शासक जो धनानंद को क्या किया था, पराजित कर 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो थे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आपने इनकी जो कहानी भी सुनी होगी, ठीक है, काफी फेमस है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये भी आपको कई बार बता दिया, कौटिल्य ने की थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में जो सहबाजगढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। और जो तक्षशिला एवं लंगमान अभिलेख जो है आरमेक लिपि में जो है, इसमें सारे जो है अलग अलग लिपि में जो है लिखे गए हैं, ये अलग अलग लिपि थी। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का जो है अर्थ स्पष्ट किया था?
तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, और 1837 में। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जबकि सबसे पहले 1750 में, जबकि जो है 1750 में टिफेन थेलर महोदय द्वारा इसे खोजा गया था। अभिलेख जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख था, ठीक है। इस प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया था। तो किसने पढ़े थे सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। आगे देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धम्म से वर्णित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? संघ के प्रति आस्था, ठीक है। तो धम्म से वर्णित की पक्षी प्राणियों की हत्या ना करे, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाए, माता पिता की सेवा करना, मातृभाव, दान, पुण्य, अल्प व्यय, ठीक है, अल्प संचय इत्यादि धम्म के संघ के प्रति जो है आस्था संबंधी कोई तत्व वर्णन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानिक कौन सा था? तो कौन सा था? जिला प्रशासक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर जो है मगध राज्य पर शासन किया था? तो उसके बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है, ठीक है, 184 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो अभी ये बता दिया आपको, वृद्धद्रथ जो है अंतिम शासक हुआ था, ठीक है। अब ये जो है आपको वन लाइनर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच में था। जूनागढ़ शिलालेख जो है किस भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है? संस्कृत का माना जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती कला विद्यालय जो है किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? तो आंध्र में हुई थी। गांधार कला शैली के जो अंतर्गत किसकी जिटान की तरह मूर्ति बनाई गई थी? तो किसकी थी? बुद्ध की। मथुरा कला विद्यालय की आकृति जो है किसकी बनी थी? लाल पत्थर की बनी हुई थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि हैं। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन व चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? टीन नहीं थी, ठीक है। कल्याण, मैत्री, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत के प्रथम व्याकरणी थे? तो कौन थे? पाणिनि। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन थी? हिंद और यूनानी। भारत कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तब कौन था? गांधार, ठीक है। तो जो है आपको मौर्य वंश से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने वो सभी क्वेश्चन जो है इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।